नमस्कार। भारत का रेलवे ना एक जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा है। और इतने बड़े काम के लिए पैसा कहां से आता है? आज हम इसी वित्तीय इंजन की कहानी को समझेंगे। इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC। तो चलिए इसे समझने के लिए हम 5 कदम उठाते हैं। पहले तो देखेंगे कि ये पूरा रेल अपग्रेड का मामला है क्या। फिर बात करेंगे IRFC की कि ये है कौन। इसके बाद इसके अनोखे बिजनेस मॉडल को खंगालेंगे, भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी नज़र डालेंगे, और आखिर में एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। तो IRFC को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें भारतीय रेलवे के बड़े सपनों को समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। इस साल के बजट को ही देख लीजिए। सरकार ने रेलवे पर पूंजी खर्च के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। मतलब फंडिंग की लगातार और बहुत बड़ी जरूरत बनी हुई है, जिसे किसी न किसी को तो पूरा करना ही होगा। और देखिए, ये पैसा सिर्फ पटरियां बिछाने में नहीं जा रहा, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जो भीड़-भाड़ वाले रूट्स हैं उन्हें खाली करना, वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेनें लाना और माल ढुलाई के लिए अलग से कॉरिडोर बनाना। मतलब ये रेलवे का पूरा कायाकल्प हो रहा है। तो सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा आता कहां से है। बस यहीं पर तस्वीर में आता है IRFC। चलिए अब इस फाइनेंसिंग की पहेली के सबसे अहम हिस्से यानी इस कंपनी को जरा करीब से देखते हैं। तो IRFC है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये भारतीय रेलवे की अपनी बैंक जैसी संस्था है। इसका काम है बाजार से पैसा उठाना, उस पैसे से ट्रेन, इंजन, कोच और बाकी जरूरत का सामान खरीदना और फिर उसे रेलवे मंत्रालय को एक लंबी अवधि के लीज यानी पट्टे पर दे देना। और ये काम कोई छोटे मोटे स्किल पर नहीं हो रहा है। आज की तारीख में IRFC 4.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को मैनेज कर रहा है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा 2018 के बाद से लगभग 3 गुना हो गया है। इससे पता चलता है कि रेलवे का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। अब इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका कस्टमर बेस। IRFC का लगभग करीब 99% बिजनेस सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ है, और वो है रेल मंत्रालय। ये बात इसे एक बहुत ही अलग तरह का रिस्क और स्टेबिलिटी प्रोफाइल देती है। तो मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई सिर्फ एक ही ग्राहक पर टिके रहना, क्या ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है? चलिए इसके फायदे और इसकी सीमाओं को समझने के लिए इसके मैकेनिज्म को थोड़ा तोड़कर देखते हैं। देखिए, ये पूरा बिजनेस एक तरह के लेन देन पर टिका है। एक तरफ तो इसका इकलौता ग्राहक भारत सरकार है, जिसका मतलब है कि पैसा डूबने का खतरा यानी डिफॉल्ट रिस्क लगभग 0 है। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि सब कुछ इतना तय है, इतना प्रिडिक्टेबल है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी जानबूझकर कम रखा जाता है। ये नंबर जो है ना, वो उसी लेन देन की कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी उधार देने पर जो कमाई होती है वो बहुत पतली है, सिर्फ 1.42%। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन का स्केल इतना बड़ा है, ये फिर भी शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी पर एक अच्छा खासा रिटर्न कमा लेता है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात। लेकिन इस स्थिर और कम मार्जिन वाले मॉडल को देखते हुए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? एनालिसिस हमें भविष्य के कुछ संभावित रास्ते दिखाता है। देखिए, सारा खेल ग्रोथ का है। ये जो एनालिसिस है, ये 3 सिनेरियोज हमारे सामने रखता है। एक थोड़ा निराशावादी, एक बेस केस और एक काफी आशावादी। जो बेस केस है यानी जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो ये मानकर चलता है कि कंपनी हर साल अपनी संपत्ति में करीब 12% की बढ़ोतरी करेगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये सिर्फ अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। अगर सरकारी खर्च में कमी आती है या ब्याज दरें बढ़ती हैं या फिर सरकार की पॉलिसी में कोई बदलाव आता है, तो ये सारे जोखिम इस ग्रोथ की गाड़ी को पटरी से उतार सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी पर नजर कैसे रखी जाए? अगर कोई इसे समझना चाहता है तो उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो एनालिसिस है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है। हर तिमाही बस 3 चीजों पर नजर रखिए। पहली, AUM ग्रोथ, क्या ये 12% या उससे ज्यादा बढ़ रही है? दूसरी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्या वो 1.4 से 1.5% के बीच स्थिर है? और तीसरी, उधार की लागत, क्या कंपनी की रेटिंग ठीक है और खर्चे कंट्रोल में हैं? इन 3 चीजों से ही आपको एक साफ तस्वीर मिल जाएगी। और सिर्फ तिमाही नतीजों के अलावा कुछ बड़ी घटनाओं पर भी नजर रखना जरूरी है, जैसे यूनियन बजट में रेलवे को कितना पैसा मिला, वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों के बड़े ऑर्डर आए या नहीं, और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में कोई बदलाव हुआ क्या। ये सब भविष्य के लिए बड़े संकेत होते हैं।
तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि IRFC एक कंपाउंडर है। मतलब इसकी असली कीमत इस बात में है कि ये लगातार अपनी संपत्ति यानी बुक वैल्यू को बढ़ाती रहे और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहे। रिटर्न का रास्ता यहीं से बनता है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसे बाजार में जहां हर कोई तेजी से पैसा बनाने वाली हाई रिस्क वाली कहानियों के पीछे भागता है, क्या IRFC जैसा एक स्थिर, धीमा और भरोसेमंद खिलाड़ी लंबी दौड़ जीत सकता है? खैर, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति स्थिरता को कितनी अहमियत देता है।